हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी क्षितिज लेसन 4। तो आज हम इस चैप्टर में जयशंकर प्रसाद के पद पढ़ेंगे और उनकी जीवनी पढ़ेंगे अपने शब्दों में। तो चलो सबसे पहले सुनते हैं जयशंकर प्रसाद, जो इस हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में एक उनका स्थान सर्वोच्च है। उनकी सबसे पहले हम जीवनी यानी जीवन परिचय पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोच्च है। वे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म काशी के सुगनी साहू के प्रसिद्ध परिवार में सन 1899 में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि बड़े ही धर्मपरायण तथा उदार हृदय व्यक्ति थे। बालक जयशंकर ने घर पर रहते हुए अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। उनको घुड़सवारी तथा कसरत करने का बड़ा शौक था। छोटी आयु में ही उनसे माता पिता का साया जाता रहा। 17 वर्ष की आयु में उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। आर्थिक परिस्थितियों से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने जीवन में 3 विवाह किए, परंतु कठोर परिश्रम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और वे तपेदिक के रोगी बन गए। 15 नवंबर 1937 को इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद जी की एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य ग्रंथ, जिसमें कानन कुसुम, चित्राकार, झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व और कामायनी। नाटक हैं सज्जन, विशाख, प्रायश्चित, करुणालय, कल्याणी परिणय, राज्यश्री, अज्ञात शत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक हूंट, ध्रुव स्वामिनी। और उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, जो अधूरा रह गया। कहानी संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। अब इनकी आती हैं साहित्यिक विशेषताएं। प्रसाद जी के काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। प्रेम तथा सौंदर्य का वर्णन, वेदना की अभिव्यक्ति, प्रकृति वर्णन, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद आदि प्रवृत्तियां उनके काव्य में विद्यमान हैं। प्रसाद जी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कामायनी के माध्यम से पाठकों को समरसता तथा आनंदवाद का संदेश दिया है। यही नहीं, वे विश्व बंधुत्व की भावना का भी प्रचार करते रहे। प्रस्तुत कविता आत्मकथे में कवि ने अपने जीवन को सर्वसाधारण का जीवन माना है और वह अपनी असफल प्रेम कथा का वर्णन नहीं करना चाहता। भाषा शैली, प्रसाद जी ने छायावादी काव्य शैली का अनुकरण करते हुए संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में ओज, माधुरी और प्रसाद तीनों गुण विद्यमान हैं। भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता तथा कोमल कांत पदावली उनकी काव्य भाषा की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। प्रसाद जी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। उन्होंने प्रायः अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशोक्ति, मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। संक्षेप में भाव भाषा दोनों दृष्टियों से उनका काव्य उच्च कोटि का है। तो ये थी इनकी जीवनी। अब हम इनके पढ़ेंगे पद। सबसे पहले तो जो जयशंकर प्रसाद हैं वो सुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। उनकी रचित आत्मकथ्य कविता से ये पद लिए गए हैं। इस कविता का प्रकाशन जो है वो हंस नामक पत्रिका में सन 1932 में हुआ था। यहाँ इसके अंदर कवि ने अपने जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए कहा है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मन रूपी भंवरा, जिसको उन्होंने मन भंवरे को, मन रूपी मन को जो है वो भंवरा रूपी बोला है, मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए। भंवरा कौन होता है? जो फूलों पर रस चूसता है ना, और जो हूं हूं करके फूलों के ऊपर ही रहता है, उसे मन की वो दी है। तो मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए यानी आवाज़ करते हुए, ना जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है, मैं अपने जीवन की कौन सी गाथा सुनाऊं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मेरे जीवन की सारी आपत्तियां एक एक करके मुरझाकर गिर रही हैं। भाव यह है कि मैंने जीवन में अनेक कष्टों को भोगा है। मेरे जीवन की जो पत्तियां हैं वो एक तरह से कष्टों को उसने उसकी मिसाल दी है कि जो पत्तियां हैं वो एक एक करके मुरझा रही हैं, गिर रही है। तो मैंने जीवन में अपने अनेक कष्टों को भोगा है और निराशाओं का सामना किया है। मेरे जीवन के सपने पूरे नहीं हुए हैं। यही कारण है कि मेरे जीवन की अभिलाषा रूपी आपत्तियां मुरझाकर नष्ट होती जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गहरे और विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में अनेक साहित्यकारों के जीवन का इतिहास अंकित है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। वे सभी अपनी आत्मकथा लिखकर अक्सर व्यंग्य द्वारा
बुराइयों का मजाक करते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। हे मित्रों, ऐसी स्थिति में भी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों तथा आपत्तियों का वर्णन करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। संभव है तुम लोग मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देखकर और मेरे कष्टों को सुनकर सुख का अनुभव करो। इसमें भाव यह है कि मेरे जीवन की कठिनाइयों तथा विपदाओं को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी विडंबना को सुनकर अपने आप को मेरे जीवन की कमियों का कारण समझने लग जाओ और मेरे जीवन के अभावों में आनंद लेकर अपने जीवन की कमियों को पूरा करने का प्रयास करो। भाव यह है कि तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरे जीवन की गागर को खाली देखो और स्वयं को दोषी मानने लग जाओ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ कवि अपने स्वभाव की सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे स्वभाव की सरलता, मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि मेरी सरलता ही मेरे जीवन के कष्टों का प्रमुख कारण है, लेकिन मैं इस सरलता का अपमान कैसे कर सकता हूँ। भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अपनी आत्मकथा में क्या मैं अपनी गलतियों की चर्चा करूं या अन्य लोगों के छल कपट की कथाएं सुनाऊं, ऐसा करना मेरे वश की बात नहीं है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि पुनः कहता है कि मेरे जीवन में प्रेम की जो मधुर चांदनी रातें आई थी, उनकी सुंदर कहानी मैं कैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि उनका संबंध मेरे अपने निजी जीवन से है, मेरे निजी जीवन से है, अर्थात वे मेरी निजी प्रेमानुभूतियाँ हैं। ओ अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों का। मैंने अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर तथा हंस हंस कर बातें की है, उन्हें मैं अपनी आत्मकथा द्वारा दूसरों को नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि वह प्रेम प्रसंग मेरी निजी संपत्ति है। उन्हें समाज के सामने व्यक्त करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जिन सुखों के सपनों को देखकर मैं जाना जाता था, वे भी मुझे कभी प्राप्त नहीं हुए। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। सुखों के सपने मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर दूर भाग जाते थे। मैं अपने जिस प्रिय का आलिंगन करने के लिए अपनी बाहों को आगे बढ़ाता था, वे मुस्कुराकर दूर भाग जाते थे और मेरे जीवन की इच्छाएं अधूरी रह गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरी प्रेमिका के लाल कपोल इतने मतवाले और सुंदर थे, अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमेह में, कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से प्राप्त करती थी। भाव ये है कि कवि की प्रेमिका के कपोल प्रातःकालीन लालिमा के समान बड़े सुंदर और आकर्षक थे। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पाथिक की पंथा की। कवि कहता है कि जीवन के सुखद सपने ही जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री का सहारा बने हुए हैं। भाव यह है कि आज मैं प्रिया की यादों के सहारे ही जी रहा हूं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आप मेरे अंतर्मन रूपी उधड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसमें क्या देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। तुम समझते हो कि उसमें मेरे जीवन की कहानी छुपी है, लेकिन मेरा जीवन बहुत छोटा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियों का मैं कैसे वर्णन करूं। भाव यह है कि मेरा जीवन भले ही छोटा है, लेकिन उसमें दुख और पीड़ा की बड़ी बड़ी कहानियां हैं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अब कवि प्रश्नात्मक शैली में कहता है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अन्य लोगों के जीवन की कहानियों को सुनूं और अपने बारे में चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तुम मेरी भोली भाली कथा को सुनकर क्या करोगे, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा।
बल्कि तुम्हारा समय नष्ट होगा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अपनी कहानी को सुनाने का मेरे पास अभी उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की पीड़ा विपरीत परिस्थितियों के कष्ट झेलकर हार गई है और अब वह शांत भाव से सोई हुई है। मैं उसे पुनः जगाना नहीं चाहता। भाव ये है कि कवि जमीन के दुख दर्द को सहन करते करते थक गया है। अब वह अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये था चैप्टर 4। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।